अगर 15 अगस्त के दिन भारत माता आपके सामने आए और कहें कि आपने भारत की माता के लिए क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसे आर्मी ऑफिसर का जिन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की। आपने अपनी हर एक चीज़ इन प्लेस रखनी चाहिए, हाथ लगाया नहीं और आपके हाथ में वो सामान आया नहीं। तो जो रास्ते में मैंने देखा, पूरी दुनिया झंडे लेके खड़ी है, हाथ में रोटियां, पैसे, रोटियां, खाने के लिए, पीने के लिए, कंबल लेके खड़ी है हमारे लिए। वो यादगार पल मेरे को आज भी, मेरे को अगर वो पल याद आता है तो मेरी आंखों में इमोशनल हो जाता है और पानी आता है कि देखिए, झंडा फहराने जाते हैं तो जो सिविलियन है वो बोलते यार फौजियों का झंडा फहरा रहे हैं। अच्छा ये तो फौजियों का फंक्शन है। हम बॉर्डर पे होते हैं, हमें पता है अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा और मैं जिंदा तो रहूंगा पर मरा हुआ भी नहीं रहूंगा। जब एक सैनिक अपने परिवार से दूर होता है तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है? सर, हमने फिल्मों में देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप कोई अपने साथ, आपके साथ जो बीती, कोई अपने लड़ाई लड़ी हो उसका कोई किस्सा सुना दीजिए। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विक्की में। तो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक ऐसे आर्मी ऑफिसर का जिन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की। तो आज मेरे साथ में हैं कर्नल कुलदीप पॉल भंगालिया जी। भंगालिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपका आर्मी में सफ़र कैसा रहा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आप सेना में जो भी मुश्किलें आती हैं या देश सेवा की है उसके बारे में दुनिया को, जनता को जागरूक करते हैं और आप बताते हैं। यह एक बहुत अच्छा नोबल कॉज है जो कि हर एक इंसान को अपने अपने तरीके से करना चाहिए। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आर्मी का सफ़र कैसा रहा आपका शुरू से एंड तक? जैसे आप पहले युवा थे, आपने बचपन से ही सोच के रखा था कि आप एक आर्मी में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आप आर्मी में गए थे? सर जी, मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। हमने पूरी ज़िंदगी आर्मी में गुजारी। हम 4 भाई हैं, 4 में से 3 आर्मी अफसर हैं। अच्छा। एक की तो खैर डेथ हो गई है, अभी 2 हम रिटायर्ड हैं। तो हमारे को तो बचपन से ही ये था कि हमने फ़ौज में जाना है और हमारे पिताजी ने भी हमें उसी तरीके से ढाला है, उसी तरीके से एजुकेशन दी है कि आप फ़ौज में आएँ और आगे बढ़ें और मेरी लेगेसी बना के रखें। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरे दादाजी भी सूबेदार मेजर थे, तो काफ़ी समय में उनके साथ रहा हूँ, बचपन से लेकर 20-22 साल तक उनके साथ रहा हूँ। तो 2 ही चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, एक तो समय पे हर काम करना और दूसरा डिसिप्लिन। जब हम छोटे होते थे तो जैसे कि हम अपनी चप्पलें आगे पीछे कर देते थे, तो वो सिखाते थे कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आर्मी में ही सिखाया जाता है या मतलब कुछ और जगह से सीखते हैं? जी नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, ये तो बचपन से ही माँ बाप सिखाते हैं। ठीक है ना, बच्चा होता है, छोटा है, इर्रेस्पेक्टिव वो आर्मी में है या नहीं है। अगर मैं ही हूँ, आर्मी में नहीं हूँ, मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये मेरे बच्चे ने, लगना भी चाहिए जी कि मेरे बच्चे ने ये गलत किया, ये चप्पल ऐसे नहीं, ऐसे रखनी चाहिए। कि रात को जैसे हड़बड़ा के उठते हैं तो मेरे उठते ही मेरी चप्पल मेरे पाँव में आनी चाहिए, या मैंने काम करके अपना पेन उठा के फेंक दिया, दोबारा अगर मैं अपने काम के लिए फिर पेन ढूंढूंगा तो टाइम वेस्ट करूँगा। तो मतलब ये है कि आपने अपनी हर एक चीज़ इन प्लेस रखनी चाहिए, हाथ लगाया नहीं और आपके हाथ में वो सामान आया नहीं। आर्मी में सबसे यादगार पल आपका क्या रहा है? समझे, आर्मी में मेरा सबसे यादगार और इमोशनल जिसको बोलूँगा, हम पलाव वाला सेक्टर में जा रहे थे लड़ाई के लिए। लड़ाई तो नहीं बोलूँगा, डिप्लॉयमेंट थी। उधर से पाकिस्तान का, दूसरे सेक्टर में पाकिस्तान ने अपने टैंक टूंक लगा दिए थे, इधर हमें भी बोला भाई आप भी चलो। तो जो रास्ते में मैंने देखा, पूरी दुनिया झंडे लेके खड़ी है, हाथ में रोटियां, पैसे, रोटियां,
खाने के लिए, पीने के लिए, कंबल लेके खड़ी है हमारे लिए। वो यादगार पल मेरे को आज भी, मेरे को अगर वो पल याद आता है तो मेरी आंखों में इमोशनल हो जाता है और पानी आता है कि देखिए कि इसको देशभक्ति बोलते हैं। अच्छा, मतलब आर्मी को खिलाने के लिए खड़े थे। आर्मी को खिलाने के लिए भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तो और भी एनर्जी आती है जब ऐसा एनर्जी, ऐसी एनर्जी आती है कि यार अगर ये हमारे साथ है तो हमें आगे जाने में क्या है जी। और जब हम पलांवाला आगे गए तो जितने भी सिविलियन थे वहाँ, वो सारे उन्होंने सुबह सुबह, उनको इस बात का डर नहीं था कि कभी भी उस साइड से गोला आ सकता है, पर उनको ये था कि हमने इनको लस्सी, पानी, चाय, कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट देना ही है, और वो पोस्ट में लाके दे के जाते थे। अच्छा जी, अभी कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के लिए आप क्या कहेंगे? सर जी, इसमें मैं 15 अगस्त तो एक स्वतंत्रता दिवस है, पर इसमें मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कई बारी, क्योंकि जब हम 15 अगस्त में झंडा फहराने जाते हैं तो जो सिविलियन है वो बोलते यार फौजियों का झंडा फहरा रहे हैं। अच्छा ये तो फौजियों का फंक्शन है। मुझे ये नहीं समझ आता और मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। यार 15 अगस्त में तो सिर्फ फौजी तो को इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, इंडिपेंडेंस तो हम सबको मिली है। कोई बोले कि फौजियों को मिली है, फौजी आज़ाद हो गए हैं। फौजी तो पहले भी वही काम करता था, अभी भी वही काम करता है, बल्कि पहले भी वही काम करता था, अभी भी वही काम करता है। तो मेरा यह है कि 15 अगस्त या स्वतंत्रता की दुनिया मतलब क्या नहीं समझती है। उसमें प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने कभी गुलामी देखी नहीं है। वही है अगर आप गुलामी देखी होती, जैसे हमें पता है, हम बॉर्डर पे होते हैं, हमें पता है अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बच पाऊंगा और मैं जिंदा तो रहूंगा पर मरा हुआ भी नहीं रहूंगा। वो तो 15 अगस्त का मेरा यही है कि हम सबको, चाहे वो छोटे से छोटा भी हो, बड़े से बड़ा भी हो, इसको अपने तन मन से, ज़्यादा नहीं है हम यहाँ फंक्शन करते हैं 15 अगस्त का, कम से कम आइए हमारे बीच में खड़े तो हुई है, देखिए, पर जिसको भी बुलाइए नहीं यार आपका फंक्शन इससे मेरे दिल में बहुत चोट पहुँचती है। सर, इतने साल आपने इतनी बड़ी पोस्ट में आपने वहाँ पे सेना में नौकरी की है, तो जब आप यहाँ पे आए तो जैसे अभी आपने बताया कि सिविल लोगों का, जो आम आदमी होते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में कैसा, मतलब आपने कैसा एडजस्ट किया यहाँ पे? देखिए सर, एडजस्ट करने के लिए सिंपल सा है, आपको रिटायरमेंट से 5 साल पहले या 7 साल पहले ही आपको तैयार हो जाना चाहिए। अभी हमारा जो फौज का रहने का, खाने का, पीने का तरीका या हमारे वर्किंग कंडीशंस सिविल की वर्किंग कंडीशन से बिल्कुल अलग है। तो मुझे पहले तो 2-4 साल पहले ही सिविल में आके मैंने कहाँ बसना है, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरी पोस्ट रिटायरमेंट रेजिडेंस कहाँ होगा। हाँ जी, गांव में होगा, सिटी में होगा। सिटी में होगा तो कोई इशू नहीं है, अगर गांव में होगा तो आपको गांव के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर गांव में सब आदमियों को बराबर देख के चलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ मैं कर्नल साहब हूँ, मैं ये बाबूजी के साथ मैं काम नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, तो वो मेरे पार्ट में बहुत गंदी बात है, वो एक सोशल इविल है। जी सर, हम स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के बलिदान को सही मायने में कैसे याद कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि स्वतंत्रता सेनानियों और वेटरन फौजियों को अगर आपने सम्मान देना है तो उनको आप उनकी जो सेवाएं उन्होंने प्रदान की हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, यही सबसे बड़ा होगा। अगर कोई मेरे को बोले यार ये तो इसका काम था, ड्यूटी थी, इसने पूरी कर दी, हाँ जी है, तो वो सम्मान नहीं होगा। ड्यूटी तो सब मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, ड्यूटी सब कर रहे हैं, पर सम्मान यही होता है कि आप उसकी ड्यूटी को आप इज्जत करते हैं। साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। आपने उसकी ड्यूटी के, उसके काम का सम्मान किया, उससे ज़्यादा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता चलो यार जनरली फौजी आदमी आता है तो शायद आपके चैनल पे मुझे बोलना नहीं चाहिए कि दुनिया उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आप वो एक्सपेक्टेशन छोड़ के हेल्प करिए उसको,
ये नहीं है कि मेरे को उससे कुछ चीज़ चाहिए या कुछ एक्सपेक्टेशन है, लीव उसको अलग छोड़ दीजिए आप। कम से कम वो अगर आपके पास काम पे आया, आप उसको काम उसका दे रही तो बैठ के कम से कम एक कप चाय तो बहुत दूर की बात रहे, एक पानी तो पिला दीजिए। सर सीमा पर तैनात सैनिक और आम जनता, आम लोग देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? सीमा पर जो तैनात हैं वो तो भी भारतवंशी हैं, जी। जो सिविलियन है वो भी भारतवंशी हैं। अभी मैं इसको दोनों को इकट्ठा करके बताऊंगा जी। क्योंकि मैंने भी सिविल में आके रहना है और मैं भी सिविल में ही रहता हूँ, मेरा परिवार सिविल में ही रहता है। मैं बोलूँ कि मैं तो बंदूक तानूंगा और यहाँ पे आके घर में आके कोई भी काम नहीं करूँगा, तो वो मेरे पार्ट में गलत बात है। और जो सिविलियन है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं जो सिविलियन हैं या दूसरे हैं उनके साथ मिलके देश की प्रगति के बड़े काम नहीं बोलूँगा, छोटे छोटे काम करें, जो ऐसे काम करें जिसमें समाज हमारा बटे ना, ऐसा काम हो कि हमारे समाज को जोड़ने वाला काम हो, उसको हम कह सकते हैं कि यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। जी। जब एक सैनिक अपने परिवार से दूर होता है तो उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है? उसमें उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मैं तो बोलता हूँ जब उसके पास समय होता है, चाहे वो बॉर्डर पे बैठा है चाहे यूनिट में बैठा है, और इनका बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाता है, बॉन्डिंग इतने मजाक से रहते हैं और इतना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि पूछो मत, हमारे को अपने पीछे की ज़िंदगी भूल जाती है। जैसे कि आपको छोटा एग्जांपल दूंगा, अगर किसी के घर में कोई हो गया, घर में जा रहा है छुट्टी और उसको इमरजेंसी जाना है, पैसे नहीं है, तो हर एक आदमी 10,000 15,000 20,000 उसके हाथ में पकड़ा के कहता है जा यार घर में जाओ, आप अपना काम करो। हाँ जी। तो हमारे को ऐसे लगता है कि हमारा पूरा परिवार ही यहाँ पर है, ना कि सिविल में है। अगर वैसे भी किसी की ज़रूरत हो, किसी की बेटी की शादी हो, तो यूनिट से हमेशा 10 12 15 आदमी जाके उसकी शादी में अच्छा। मदद करते हैं। पैसे की तो होगी, फाइनेंशियल मदद तो होगी, पर उसके मैन पावर, भागना दौड़ना, कोई गिफ्ट लाना, वो सारे काम करते हैं। और हमें मतलब कि यूनिट में किसी भी समय पे अकेलापन नहीं महसूस होता। हमारे लिए रिक्रिएशन रूम बने हुए हैं, प्लेग्राउंड है, रिक्रिएशन रूम है, लाइब्रेरीज हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब कि compete करने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। फ़ौज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक सिपाही भर्ती होके ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक जाता है। हाँ जी। और ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है हिंदुस्तान में। सिविल में आप देखिए, अगर एक पीएन की भर्ती होगी, वो उम्र भर पीएन रह के पीएन रिटायर हो जाएगा। हाँ, ये होता है। और फौज में क्या है, अगर आप सिपाही भर्ती होते हैं और आपके मन में इच्छा है कि आपने कुछ करना है, आप जरूर ऊंचाइयाँ छूओगे। सर हमने फिल्मों में देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप कोई अपने साथ, आपके साथ जो बीती, कोई आपने लड़ाई लड़ी हो, उसका कोई किस्सा सुना दीजिए। देखिए सर, मैं भर्ती हुआ था 76 में, जितनी भी मेजर लड़ाइयाँ थी वो 71 तक हो गई। अच्छा। उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाई तो नहीं बोलूँगा कि छूट-फूट घटनाएँ हुई हैं, वो सिर्फ पॉकेट्स में हुई हैं, थोड़ी थोड़ी जगह, हाँ छोटे छोटे पॉकेट्स में हुई है। ये नहीं हुआ कि पूरे बॉर्डर लाइन पे अटैक हो गया और वो करना है। और आज की लड़ाई वो नहीं रहेगी कि आदमी के एंगेजमेंट वाली लड़ाई करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। और मुझे तो सबसे यादगार पल है कि इसकी कारगिल की लड़ाई का। अच्छा। और जब तोप लगी हुई थी, अच्छा। मैन पावर तो जो स्केल कर रहे थे पहाड़ियों पे, तो लोलों की पहाड़ी वगैरह पे, वो हमारे को इसमें बाइनोकुलर्स में बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। हाँ जी। और जब यहाँ से गोला गिरता था तो पीछे धमाका होता था, आप पूछिए मत, ऐसे लगता था कि दिल कांप जाता था, इतने ज़ोर से ब्लास्ट होता है। और जब वो जाके वो पाकिस्तान पे पड़ता होगा तो उनका क्या हाल होता होगा। इसीलिए तो मेरे को लगता है कि इसीलिए वो भाग के गए हैं उधर से, कारगिल के उससे। सर आज का युवा अगर आर्मी में जाना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगे सर? देखिए सर, अगर युवा को, पहले बात तो मैं बोलूँगा कि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा गलत है। अच्छा। मुझे इतने एजुकेशन सिस्टम पे वैसे
सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, पर इसमें कहीं ना कहीं, गलत तो नहीं बोलूँगा मैं, पर कमियां बहुत हैं। हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से गाइड नहीं करते, उसकी काउंसलिंग नहीं करते। बच्चे में क्या गुण है, गुण और दोष की वजह से हम बच्चे के बीच में से वो निकाल नहीं पाते हैं कि ये है क्या। बस पढ़ लिया, फर्स्ट पास हो गया, सेकंड हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, मेरे हाथ में डिग्री आ गई बस। पर उसके बीच में जो हुनर है वो हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि उसके बीच के हुनर निकाल पाए। अगर हम उसके बीच के हुनर निकाल लें, हाँ भाई यार लड़का फिजिकली फिट है और फौज में जाना चाहता है, तो मेरे को 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से ही उसको पढ़ाई, उसकी फिजिकल फिटनेस और फौज की पढ़ाई के हिसाब से उसको पहले से ही तैयार कर देना चाहिए, ताकि वो 10वीं 11वीं में जब 10वीं 11वीं तक जब पहुंचता है, भर्ती आती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो फौज का ही है या और किसी का भी है, अगर लगता है कि ये साइंटिफिक मूड का आदमी है, ये थोड़ा साइंस में ज़्यादा रखता है, तो उसको साइंस की तरफ खींच लेना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे ये है कि पढ़ गया, अभी तूने जो करना था कर ले। बच्चे की काउंसलिंग किसी भी लेवल पे नहीं होती। हाँ जी, बच्चे की काउंसलिंग करिए ना आप। एजुकेशन सिस्टम ऐसा लाइए जिसमें कि बच्चे की काउंसलिंग हो और उसके जो अंदर का जज्बा है वो बाहर निकाल के लाइए। वही बात है, सही कहा आपने। आपने सेना में रहते हुए देश के लिए जो किया, उसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्व किस बात का होता है? सर जी, मेरे को तो सिर्फ इस बात का गर्व होता है कि मैंने देश के लिए, अगर मैं बोलूं कि मैंने, तो देश के लिए मैं मतलब नहीं रखता था। देश के लिए जब मैं बोलूँगा कि मैं, इसका मतलब हम सब। अगर मैं बोलूँगा कि मैंने देश के लिए ये कर दिया, तो मैं देश के लिए अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। और मुझे ये गर्व होता है कि मैं और मेरे साथी जितने भी थे, हमें जब भी जो भी हुक्म मिले हैं, चाहे आपने दुश्मन के, कभी कभी तो ऐसे भी मौके आए हैं कि दुश्मन के एरिया में भी जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्रॉस करके कई ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ते हैं, उधर जाके उधर से उग्रवादियों को पकड़ के लाना पड़ता है। तो वो थोड़े ज़्यादा टेंशन वाले पल हो जाते हैं, और हमारे से ज़्यादा पीछे टेंशन उनको होती है जिन्होंने हमें लॉन्च किया है। वो हमें देख रहे हैं। आजकल तो वो बाइनोकुलर्स वगैरह हैं, पीछे फीड जाती रहती है, आपका बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है। पहले तो ऐसे था, चला गया जब तक वापस नहीं आया तो कोई पता नहीं है, वापस आ गया तो ठीक है, जिंदे नहीं आया तो जा चुके हैं। पर आजकल वो जो स्पेशल कैमरास वगैरह इतने अच्छे हैं कि आपको लाइव फीड बताते हैं कि हमारा ऑपरेशन कैसे चल रहा है। सर, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो आप फिर से सैनिक बनना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं नहीं, सारे ही सैनिक, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, सारे ही सैनिक दोबारा जाना चाहेंगे। वो इसलिए जाना चाहेंगे कि साहब उधर का माहौल ऐसा है कि हम घर से दूर रहते हुए भी हमें महसूस नहीं होता है कि हम घर में हैं। अगर हमारा कोई बंदा छुट्टी भी जाता है तो आसपास के घरों में सब में पूछ के आता है कि मैं छुट्टी आया हूँ, आपका बेटा ठीक ठाक है, और आप बताइए आपको कोई मदद की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा। जैसे मैं खैरा का हूँ, तो कोई अगर आदमी खैरा में छुट्टी आ रहा है तो वो खैरा में जितने भी आदमी हैं उसकी यूनिट में, उनके घर में ज़रूर जाएगा। अच्छा। और वो पूछेगा कि माताजी, पिताजी, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, या वाइफ को पूछेगा बताइए आपको कोई ज़रूरत है तो हम आपकी सारी मदद करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो जाके बाद में यूनिट में बताता है और यूनिट उसका समाधान निकालती है। सर, आखिरी प्रश्न है, अगर 15 अगस्त के दिन भारत माता आपके सामने आए और कहें कि आपने भारत की माता के लिए क्या किया, तो आपका जवाब क्या होगा? सर, मैंने आपको पहले भी शायद इसका दिया है, इसमें देश में कि मैंने देश के लिए क्या किया, तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं एज इंडिविजुअल देश के लिए चींटी बराबर भी काम नहीं कर सकता। अगर हम कलेक्टिवली काम करें, और मैं ये बोलूँगा कि हमने सब ने कलेक्टिवली अपने देश की सीमाओं को बांध के रखा, और हमारे तक जहाँ तक हमारी कोशिश हुई है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी
सीमा पर ना हो, और हमारे पीछे जो सिविलियन सो रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, उनको कोई भी अड़चन या कोई भी मुश्किल महसूस ना हो। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।